बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पाँव में घुंघरू बांधकर नाचने लगी। कमरे में ऊंची आवाज़ में क्लासिकल म्यूजिक गूंज रहा था। वो ना तो रकासा थी ना नाचने गाने वाली, बस किस्मत उसे यहाँ ले आई। किस्मत लाई या उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। उसने अपने आप को खुद बर्बाद किया था। वो घर से भागी थी और भागने वालों का कोई ठिकाना नहीं होता। इस बात को भूल गई थी कि वो बाप की दी हुई छत उसका बेहतरीन ठिकाना है। वो भूल गई थी कि वो एक गैरतमंद बाप की बेटी और एक गैरतमंद भाई की बहन। वो अपनी मोहब्बत में अंधी हो गई थी। उसका नाम मेहरुन्निसा था। माँ बाप की लाडली, अपने भाई की इकलौती बहन। क्या कुछ नहीं था इसके पास। खुदा की हर नेमत थी, मगर वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत वो सब कुछ करवा देती है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि मेहरुन्निसा वो सब कर गुजरेगी जो कोई शरीफ शादी नहीं कर सकती। माँ बाप ने देखभाल कर बहुत अच्छा रिश्ता देखा। दोनों घराने राजी थे। तारीख भी तय हो गई थी। घर में खुशियों का समा था। बाजार के चक्कर लग रहे थे। रोज़ नई नई चीज़ें आ रही थी, मगर मेहरुन्निसा इन कामों में अदम दिलचस्पी का इजहार कर रही थी। माँ जिस चीज़ के बारे में पूछती आगे से कह देती, आपको पसंद तो ठीक है। अम्मी को बहुत फिक्र थी कि ये दिल से राज़ी नहीं। इनका ख्याल था कि शादी के बंधन में बंधेगी तो खुद ही ठीक हो जाएगी। घर की जिम्मेदारियां इंसान को पिछला सब भुला बुला देती हैं। अब ये भी नहीं था कि वो कुछ जानती नहीं थी या फिर मेहरुन्निसा ने अपनी पसंद से आगाह नहीं किया था। उसने अम्मी को उस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया था जिससे वो मोहब्बत करती थी और शादी करना चाहती थी। मगर अम्मी ने जब अबू से बात की तो उन्होंने इस लड़के के बारे में पता करवाया तो उन्होंने ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि सख्ती से मना कर दिया कि आइंदा इस लड़के का नाम भी इस घर में ना लिया जाए। अम्मी ने मेहरुन्निसा को सारी बात बताई कि वो लड़का ठीक नहीं, बाहर इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं। बेशक पैसा काफ़ी है, मगर इस काबिल नहीं वो कि कोई शरीफ लड़की से शादी करे। अम्मी ने खुलकर हर बात बताई, मगर मेहरुन्निसा कहाँ समझने वाली थी। वो तो इस लड़के की बातों में ऐसी आई कि उसे अपने वालिदैन छोटे लगने लगे थे। अपने माँ बाप उसकी खुशियों के कातिल लगने लगे थे। इश्क जो सवार था सर पर। मगर जब अबू ने सख्ती से मना किया और बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी थी तो वो घर से बिल्कुल खामोशी हो गई थी। किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेती थी। हर वक्त कमरे में रहती और जब मौका मिलता तो फ़ोन पर उस लड़के से हाले दिल कह देती। वो आवारा लड़का था। उसको उकसाता था कि तुम शादी से इनकार कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ करूँगा शादी। उसने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था और वो बेवकूफ़ की बातों में आ गई। रस्मात शुरू होने वाली थी। तैयारियां मुकम्मल थी और आज उसने मेहंदी लगाने जाना था। वो अपनी सहेलियों के साथ पार्लर गई। कुछ जेवर वगैरह साथ छुपा कर रख लिए और वहाँ से बहाने से निकल कर उस लड़के के साथ भाग गई। सहेलियाँ भी समझी कि घर काम से गई है, अभी आती है। जब काफ़ी देर हुई तो वो ना आई तो उसकी सहेलियों ने घर फ़ोन करके इसके बारे में पूछा। अच्छा, इसकी अम्मी बहुत परेशान होने लगी। वो तो घर नहीं आई, तुम्हारे साथ गई थी। उसने सारा वाक़या बताया। उसकी अम्मी के कान खड़े हो गए कि कुछ गड़बड़ है। वो परेशान हो गई। उन्होंने फ़ौरन इसके अब्बू और भाई को कहा कि बेटी पार्लर से गायब हो गई है। अब्बू और भाई ने दोस्तों के पते किए, जगह जगह तलाश किया, मगर कहीं ना मिली। अबू ने चाहा कि पुलिस को इत्तला की जाए, मगर इसकी अम्मी ने मना कर दिया क्योंकि वो अंदर की बात जानती थी कि वो उस लड़के को पसंद करती है। अब उनको शक होने लगा कि वाकई उनकी घबराहट सच्ची है। सब ने मेहरुन्निसा के मोबाइल पर फ़ोन किए, मगर उसने अपना सेल फ़ोन ऑफ कर दिया था। घर वाले बहुत परेशान और किसी ने कहा कि अगवा हो गई है, किसी ने कहा कोई और चक्कर है, तो किसी ने कुछ और कहा। सबका मशवरा यही है कि पुलिस को बताओ कि गड़बड़ है, अगवा हो गई होगी, कोई ले गया होगा। जितने मुँह उतनी बातें, हर तरफ खुसर खुसर कर रहे थे लोग और माँ बाप का बुरा हाल था। मेहरुन्निसा के अब्बू ने अम्मी के कहने पर उस लड़के के घर फ़ोन किया। उसके माँ बाप ने साफ कह दिया कि हमारा इससे कोई तल्लुक़ नहीं, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है और सुबह से घर नहीं आया। उन्होंने बहुत डराया धमकाया, मगर सब बेकार था। उन्होंने उनकी बेटी पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। मेहरुन्निसा के वालिदैन गम से निढाल होकर खामोश बैठ गए और क्या कर सकते थे। इज्जत का सवाल था। उधर वो लड़का मेहरुन्निसा को लेकर अपने दोस्त के डेरे पे चला गया और मेहरुन्निसा को अपने सच्चे प्यार का यकीन दिलाता रहा, कस्में खाता रहा और अपना मकसद पूरा कर लिया।
मेहरुन्निसा से कहने लगी कि जल्द निकाह करो। वो टालता रहा। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। फिर वो इसे दूसरे शहर ले गया जहाँ पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। वो निकाह पर जोर देती रही और वो टालता रहा। दूसरे शहर ले जाकर एक रात उसने अपनी मेहरू को बहाने से बाहर ले जाकर एक कोठे वाली भाई के हाथ फरोख्त कर दिया। अच्छे पैसे मिले। अब उसे पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि वो फ़िलहाल वापस घर नहीं जा सकता था। मेहरू चीखती चिल्लाती बहुत रोई। इसके वादे कस्में याद दिलाए मगर उसके आंसुओं का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो वही लड़का था। शराब इसकी ज़रूरत थी पैसा लेकर और मेहरुन्निसा को कोठे पर रोता छोड़कर गायब हो गया। मेहरुन्निसा का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसके पास कुछ नहीं बचा था, न नाम, न छत, न रिश्ता, न इज्जत, बस आंसू थे। उसका कल का असासा अब इस कोठे पर नाचने गाने की तरगीब दी जाती और अगर वो इनकार करती तो उस पर तशद्दुद किया जाता। वो बेचारी क्या करती, नाचना अब इसकी मजबूरी थी। रोज़ कोठा सजता, गाना बजता होता था, महफिल सजाई जाती, तमाशबीन आते और उसका डांस देखते, दाद देते, पैसे लौटा कर चले जाते। बाकी को अच्छे खासे पैसे मिल जाते। वो बहुत खुश थी कि अच्छी चिड़िया फंसी और इसको अदाएँ सिखाई। मेहरुन्निसा अगर दिलचस्पी ना लेती तो इसका खाना पीना बंद हो जाता, ज़हनी जिस्मानी अजियत दी जाती। बेचारी मजबूर होकर वही करती जो उससे करवाया जाता। कभी कभी तन्हाई में बैठकर खूब रोती, लम्हों को कोसती जिसमें उसने इतना खौफनाक और बुरा कदम उठाया क्योंकि इस लड़के की बातों में आ गई थी। माँ बाप पता नहीं था कि साल में होंगे अपना घर छोड़कर किस दलदल में आ गिरी। रो रो कर खुद में ही चुप हो जाती। कोई दिलासा देने वाला भी ना होता, कोई कंधा नहीं था जिस पे सर रख कर दिल का बोझ हल्का करती। कभी कभी वो उस लड़के को खूब बददुआएं देती मगर उसका क्या फ़ायदा था, कुछ भी नहीं। वो कोशिश भी करती तो यहाँ से भाग नहीं सकती थी, निकल नहीं सकती थी, वापस अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकती थी। उन लोगों ने सख्त पैरे रखे हुए थे, कहीं निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी ये अभी नई थी, चंद ही माह हुए थे आए हुए। इस पर सबकी नज़र थी, कहीं भागने की कोशिश न करे। मेहरू का दिल मर चुका था। जिंदगी एक बोझ बन चुकी थी। जिंदगी एक बोझ बनकर रह गई। एक दिन वो महफिल ख़त्म होने के बाद जब कमरे में आई तो पता नहीं क्यों आज महफिल में मर्दों की बेहया नज़रों को अपने जिस्म में प्रवेशता होते देखकर उसे बहुत घिन आ रही थी। वो गम के सरूर में कमरा बंद करके सब आवाज़ों का गला गूंद कर मौसीकी के शोर में अपनी अजियत का जश्न मनाने लगी। या शायद खुद को सजा दे रही थी। दुख की लहरें इसके वजूद में अपनी तेज़ धार चला रही थी। इसके पाँव तेज़ी से ढोलों की थाप पे थरक रहे थे। छन छन छना छन, छन छन छना छन। घुंघरू टूट पूरे कमरे में बिखर गए। घायल दिल से निकली हुई चीखें जख्मी पाँव के जरिए सारे फर्श पे बहुत से निशान नगार बना चुकी थी और वो अपने ही खून से रंगीन फर्श पे निढाल गिर गई तो उसकी तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। वो घबरा गई, मुझे क्या हुआ। उसे अबकाइयाँ आ रही थी। उसे ख्याल आने लगा कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं, अल्लाह ना करे। इसे ऐसा ही महसूस हो रहा था। क्या करूँ, भाई से कहूँ, ये सोचते सोचते फिर उल्टी आई। भाई कमरे में आ चुकी थी तबीयत देखकर और खून से बने नक्श देखकर परेशान हो गई। तुझे क्या हुआ? वो बोली, ये क्या ड्रामा है, रुक मैं अभी डॉक्टर बुलाती हूँ। भाई डॉक्टर को बुलाने चले गए और मेहरू थक हार का बिस्तर पर लेट गई। डॉक्टर आई और उसने चेकअप किया और खुशखबरी सुनाई कि ये माँ बनने वाली। ये सुना था कि दोनों के मुंह खुले रह गए। भाई ने पूछा, क्या इस बच्चे को ख़त्म नहीं किया जा सकता? डॉक्टर ने कहा, नहीं, अब वक्त गुजर गया, अब ऐसा मुमकिन नहीं। भाई सर पकड़ के बैठ गई। डॉक्टर तो चली गई। भाई बोली, ये तो क्या गुल खिला चुकी है, सत्यानाश हो तेरा, पहले क्यों ना बताया तूने। करती हूँ कुछ अब। भाई गुस्से से चले गई। मेहरू को कोई खुशी नहीं थी। एक नया गम, नई आजमाइश उसके सामने थी। अब भाई इससे हल्का फुल्का डांस करवाती। भाई को एक ख्याल ये भी था कि अगर लड़की पैदा हुई तो एक और रकासा इसके लिए तैयार हो जाएगी। मगर मेहरुन्निसा सोच रही थी कि लड़की हुई या लड़का, मैं इसे इस कोठे पर नहीं रहने दूंगी। जो गलती मैं कर चुकी हूँ इसकी सज़ा मैं इसे नहीं दूंगी। मगर वो क्या करेगी, वो ये सोचने लगी। अभी कुछ वक्त, मुझे पहले से प्लानिंग करना चाहिए। मुझे इसको यहाँ नहीं रखना, मैं इसको इस दलदल में रहने नहीं दूंगी। वो हर वक्त इन्हीं ख्यालात में गुम रहती। वक्त गुजरता गया। आखिरकार वो वक्त आ गया जब उसकी औलाद हुई थी। सब ने मुबारकबाद दी, बेटी पैदा हुई। भाई तो बहुत खुशी
وہ تو پہلے ہی دعائیں مانگ رہی تھی کہ لڑکی ہو، اس کی خوشی کا ٹھکانا نہیں تھا۔ چلو ایک اور نگینہ ہاتھ لگ گیا۔ مہرالنساء کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی پرورش شروع کی۔ وہ گھنگروں کی آواز بھی اس کے کانوں تک پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بچی بڑی ہوتی گئی۔ مہرو کو اب فکر ہونے لگی کہ اتنے سالوں میں مہرو کی کوٹھے کے ایک دربان کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اس سے اپنے دل کی بات کر لیتی تھی۔ وہ آدمی اسے دل ہی دل میں چاہتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس کی مدد کرنا کی کوشش بھی کرتا اور خواہش بھی کرتا، مگر اپنی مجبوری بتاتا تھا کہ میں تمہارے لیے ایسا کچھ نہیں کر سکتا کہ تم یہاں سے نکل سکو، اور تم نکل کر جاؤ گی بھی تو کہاں؟ تمہارے ماں باپ تمہیں نہیں قبول کریں گے، یہ معاشرہ تمہیں برا بھلا کہے گا، جینے نہیں دے گا، کہاں جاؤ گی تم؟ لڑکی جب 7 سال کی ہوئی تو بھائی اس کے پاؤں میں گھنگرو باندھنے لگے، مگر مہرو کو یہ بات بالکل پسند نہیں آ رہی تھی کہ بیٹی کے پاؤں میں گھنگرو باندھ دے جائیں۔ وہ کہتی بھائی یہ ابھی بہت چھوٹی ہے، رہنے دو، مگر بھائی کہتی چھوٹی عمر ہی سے ہنر سکھائے جاتے ہیں تو نکھار آتا ہے، تم چپ رہو، میں خود اسے سکھاؤں گی۔ مہرو بیٹی کے پاؤں میں گھنگرو دے کر شدید اذیت میں ہوتی۔ اب اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کیسے یہاں سے بیٹی کو نکالے گی۔ ایک دن جب بھائی کسی کام سے باہر گئی تو اس نے اس دربان کو بلایا اور اس سے کہا کہ میری بیٹی کو اس ایڈریس میں دے کر آ جاؤ، اس کو چھوڑ آؤ۔ اس سے پہلے رات کو اس نے اپنی بیٹی کو اس لڑکے کی تصویر دکھائی جو اس کا باپ تھا، اور اسے کہا کہ تم اپنی دادا دادی کے پاس جاؤ اور انہیں سب بتا دینا کہ کس طرح تمہارا باپ میری ماں کو وہاں چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا اور ہمیں ایک اور مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ اس نے ساتھ ایک خط بھی لکھ دیا اور تاکید کی کہ کہیں اور نہیں جانا، اپنے دادا دادی کو ساری بات بتانا ہے، یہ بھی بتانا کہ میرے پاؤں میں گھنگرو باندھے جا رہے ہیں، میری ماں نہیں چاہتی کہ میں کوٹھے پر رہوں، اس لیے اس نے مجھے وہاں سے بھگایا ہے۔ اب آپ میرا سب کچھ ہیں، میں آپ کے بیٹے کی نشانی ہوں۔ اس نے بیٹی کو بہت پیار کیا اور کچھ اچھی بڑی باتیں سکھائیں اور روتے ہوئے اسے رخصت کیا۔ بچی نے جانے کو تیار کیا، مگر کیا کرتی، اماں کا حکم تھا۔ ادھر جب شام کو بھائی واپس آئی اور اس نے دیکھا کہ وہ بچی وہاں سے غائب ہے تو اس نے مہرالنساء سے پوچھا کہ بیٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہیں باہر گئی ہے، ابھی تک آ جائے گی۔ بھائی تھوڑا سا فکر مند ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ میں اسے کہاں بھیجا؟ اس نے بتایا کہ میں نے اسے چیز لینے بھیجا تھا، ابھی تک نہیں لوٹی۔ بھائی نے 2-3 بندے بھیجے، پتہ کر کے آئے کہ بچی کہاں ہے۔ مہرالنساء گھبرا گئی کہ کہیں اس کو اصلیت کا پتہ نہ چل جائے، بچی کا کہیں پتہ نہ چل جائے تو بھائی مہرو پر برس پڑی۔ سچ بتا، کیا تو نے اس کو بھگایا ہے؟ بھائی نے اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ تو نے نہیں چاہتی تھی وہ یہاں کی رانی بنے؟ بول، تیری کارستانی ہے نا، آج سے تیرا کھانا پینا بند، اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ بوکی رہ کر بھی خوش تھی کہ میری بچی اس دلدل سے نکل چکی۔ ادھر بچی نے اس جگہ پہنچ کر جب اپنے دادا دادی کو ساری بات بتائی تو انہوں نے اسے من گھڑت کہانی کہا اور وہاں سے چل جانے کا کہا۔ بچی نے اپنے اس ظالم باپ کی تصویر دکھائی اور جو باتیں ماں نے بتائی تھی وہ سب بتائی اور التجا کی کہ اسے وہاں رکھ لیں، وہ گھر کے سارے کام کر دیا کرے گی۔ وہ میاں بیوی سوچ میں پڑ گئے۔ ان کا بیٹا تو باہر جا چکا تھا اور وہاں جا کر شادی بھی کر چکا تھا۔ انہوں نے بچی کو وقتی طور پر ترس کر کے رکھ لیا اور کہا کہ تم جس کی بیٹی ہو اسی کے ماں باپ کے گھر جاؤ، ہمارا گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہم خود تمہیں وہاں چھوڑ آئیں گے۔ بے سہارا بچی تھی، جی جی کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ 2-3 دن کے بعد وہ بچی کے نانا نانی کی طرف اسے لے گئے۔ وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ انہیں شدید غصہ آیا ان لوگوں کو دیکھ کر، مگر جب بچی کے بارے میں تفصیل بتائی اور ان کو ان کی بیٹی کے بارے میں بتایا تو ماں کا دل غم سے پھٹنے لگا۔ میری بچی اس حال میں ہے۔ پھر اس بچی نے سارے حالات بتائے، اپنی ماں کی مجبوریاں اور دکھ سنائے، ہاتھ جوڑے، ماں کا خط بھی دکھایا جس میں اس نے بار بار معافی مانگی تھی، اپنی ساری کہانی بتائی اور التجا کی کہ اس بچی کو بچا لیں ان گھنگروں سے۔ بہت دکھ بھری کہانی لکھی تھی۔ ماں باپ کا دل پھٹنے کو آ گیا۔ مجبوراً انہوں نے بچی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ انہیں اپنی بیٹی کا عکس نظر آتا تھا اس بچی میں۔ وہ بچی سارے گھر کا کام کر دیتی۔ نانا نانی زیادہ تر اسے خاموشی سے دیکھتے رہتے۔ اب آہستہ آہستہ انہیں اس پہ پیار آنے لگا، کیونکہ وہ تو معصوم تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اسے کیوں اس کی ماں کی غلطی کی سزا دی جائے۔
वो इसे पढ़ाने लगे। एक दिन नानी ने पूछा, तुम्हारी अम्मा ने कभी फ़ोन क्यों नहीं किया? अगर वो वहाँ मजबूरी में फंसी हुई थी तो राब्ता तो करती। तब उस बच्ची ने बताया, भाई ने अम्मा का फ़ोन छीन लिया था ताकि वो किसी से राब्ता ना कर सके। बच्ची ने अपनी नानी से इल्तिजा की कि मेरी माँ को वहाँ से निकाल लें, उसे वापस ले आएं। वो कहती है कि मैं काफ़ी सज़ा पा चुकी हूँ अपने माँ बाप को दुख देने की। मेरी माँ को वापस ले आएं, माफ़ कर दें इसे। इस दिन वो बच्ची बहुत रोई। नानी भी आंसू रुकते नहीं थे, मगर किस तरह हाथ डालेंगे वो लोग सोचने लगे। अपनी बेटी को वापस लाने के लिए प्लान बनाने लगे। वो कहते थे हम उसको ले भी आए तो लोगों को क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? इतने सालों बाद बेटी कहाँ से मिली, किसके साथ थी, कहाँ गई थी, क्या बताएंगे? अब्बा ने अम्मा से कहा, कहने दो जो कहते हैं लोगों ने पहले भी बड़ी बातें बनाई हैं, बनाने दें इन्हें। वो अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। मगर अब बेटी ने बहुत ज़्यादा सज़ा पा ली है, अब इसे वापस ले आते हैं। पुलिस को इत्तला करते हुए कोई रास्ता तलाश करें। माँ ने बेकरारी से कहा, मैं मर जाऊंगी। वो मर तो उसी दिन गई थी जिस दिन घर से गई थी। बदनसीब औलाद को भी रोल दिया। जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचें। एक ही बेटी थी हमारी और इसका गम अभी तक हम दिलों से नहीं निकाल सके थे और ना ही कभी निकाल सकते हैं। कोशिश करते हैं खुदा को भी माफ़ कर देना पसंद है, माफ़ कर देंगे इसे। मेरा ख्याल में पुलिस को इत्तला करके खुद भी इसके साथ जाते हैं और वापस ले आते हैं। कुछ पैसे लगाना होगा। अम्मा ने कांपती आवाज़ में एक सांस में अपने ख्यालात का इजहार किया। हम अब्बा ने भी गहरी सांस ली। बच्ची की दुआएं रंग ले आई जो अपनी माँ से बिछड़कर बहुत उदास रहने लगी थी। अगले दिन अब्बा पुलिस स्टेशन गए। वहाँ रिपोर्ट लिखवा कर पुलिस लेकर बच्ची के दिए हुए खत के पते पर पहुँच गई। जगह जगह से गानों की आवाज़ें आ रही थी। कोठे पर पहुँचे। ये वही जगह थी जहाँ उनकी बेटी कैद थी। भाई ने हैरान होकर पूछा, आप लोग? फिर मुस्कुरा कर बोली, ज़हे नसीब, हमारा नाच गाने की इतनी धूम के पुलिस वाले भी सुनने आए। हम गाना सुनने नहीं आए बल्कि मेहरुन्निसा को लेने आए हैं जिसे तुमने ज़बरदस्ती कैद कर रखा है। इंस्पेक्टर ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, अरे साहब, हम किसी को कैद वैद नहीं करते बल्कि हम तो पेश करते हैं गुलाब और उनकी खुशबू। भाई ने एक आंख दबा कर कहा। इंस्पेक्टर बोला, अभी तो तुम्हें कैद करते हैं, अगर मेहरुन्निसा को ना निकाला तो। ओए शिद्दे, अंदर जाके देख। मगर क्यों अंदर जाना है यहाँ? अभी भाई बोल रही थी कि शायद शिद्दा अंदर चला गया। 2-3 कमरे देखे, हर कमरे में 2-3 लड़कियां थीं। उसने पूछा, मेहरुन्निसा का है? उनमें से एक ने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। फिर इस बंद कमरे से मेहरुन्निसा को बरामद किया गया। उसे बाहर लाया गया। वो सारा मंजर देखकर हैरानो परेशान थी। सदियों की बीमार लग रही थी। सामने उसके अब्बा खड़े रोते हुए हसरत से देख रहे थे। चेहरे पर गमों की झुर्रियां नुमायां थी। उसे लगा वो कोई ख्वाब देख रही है। क्या वाकई मेरे सामने है मेरे अब्बा? वो भागती हुई अपने बाप के गले लगकर फूट कर रोई। इतना रोई कि बेहोश हो गई और उसे पता भी नहीं चला कब वो कैसे अपने माँ बाप के घर में अपनी बच्ची के साथ थी। सब इसके इर्द गिर्द इकट्ठे थे। सबकी आंखें भीग चुकी थी और मेहरुन्निसा सबके सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। एक गलत और जज्बाती कदम उठाने पर ना सिर्फ शर्मिंदा थी बल्कि एक लंबी सज़ा काट चुकी थी।